बहुत वक्त पहले की बात है। कासगंज नाम का एक खूबसूरत गांव हुआ करता था। उस गांव में एक लकड़हारा रहता था जिसका नाम रहीम था। रहीम बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। वो हमेशा अपने काम से खुश रहता था। उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी से मुतमईन था। रहीम के ख़ानदान में उसके बीवी और उसके 2 बच्चे थे। रहीम सेठ लाला साहब के यहाँ लकड़ी काटने का काम करता था और लकड़ी काटने के बदले में सेठ लाला साहब रहीम को पैसे देते थे, जिससे रहीम और उसके खानदान का गुजर बसर होता था। फातिमा, मैं काम पर जा रहा हूँ। आज बहुत देर हो गई है, तो तुम बच्चों को स्कूल छोड़ आना। जी, स्कूल तो मैं छोड़ आऊंगी, लेकिन मुनीर और सानिया पिछले 2 दिन से कह रहे हैं कि उनके स्कूल की टीचर फीस मांग रही है। हाँ, तो जाकर दे आओ ना स्कूल की फीस। अरे कहाँ से दूं? आप जो पैसे लाते हैं उसमें मुश्किल से तो घर चल पाता है। अब इतनी सी तनख्वाह में मैं बच्चों की फीस का इंतजाम कैसे करूं? अरे मैं एक बात आपको साफ साफ कह देती हूँ, आप सैयद लाला साहब से तनख्वाह बढ़ाने की बात कहिए। दिन पर दिन खर्च बढ़ता जा रहा है। बाजार में अगर सब्जी लेने निकलो तो सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, और बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, घर का खर्चा। अब इतनी कम तनख्वाह में कैसे गुजारा होगी? ठीक है, मैं आज ही सैयद साहब से थोड़ी तनख्वाह बढ़ाने की बात करता हूँ। इतना कहकर रहीम काम पर चला जाता है। अरे भाई, आज तो तनख्वाह का दिन है। देखो, अब ये सैयद लाला साहब कोई ना कोई लोचा जरूर करेंगे। हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर तनख्वाह कम कर देते हैं। पिछली बार तो मेरी आधी तनख्वाह काट ली थी, ये कहकर कि जो मैंने सैयद साहब से 500 रुपये उधार लिए थे उसका सूद बढ़कर 1000 हो गया है, इसलिए मैं तुम्हारी तनख्वाह में से 1000 काट रहा हूँ। हाँ भाई, मेरी भी पिछली बार सैयद लाला साहब ने तनख्वाह काट ली थी। मैंने बस 2 छुट्टी ली थी जब मेरी बेटी बहुत बीमार थी, और इस लालची ने इस बात का फ़ायदा उठाकर मेरी पूरी आधी तनख्वाह काट ली। हे खुदा, बस सैयद साहब इस बार मेरी पूरी तनख्वाह दे दें, बच्चों के स्कूल की फीस भी भरनी है। ऐसे ही सब लकड़हारे अपने काम पर लग जाते हैं। काम करने के बाद सेठ लाला साहब के पास जाते हैं। सैयद साहब, महीना पूरा हो गया है, हमें हमारी तनख्वाह दे दीजिए। देखो भाइयों, अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। अभी माल नहीं बिका है, सारा माल गोदाम में ही पड़ा हुआ है। कल या परसों तक तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह मिल जाएगी। पर सैयद साहब, अभी हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे हैं। घर का भी सामान लाना है, बच्चों की फीस भरनी है। अरे मैंने कहा तो सही, 1-2 दिन और रुक जाओ। सब लकड़हारे मायूस मन से अपने अपने घर आ जाते हैं। अरे क्या हुआ? इस बार कितनी तनख्वाह मिली है? फातिमा, अभी कोई तनख्वाह नहीं मिली। सैयद साहब ने कहा है कि 1-2 दिन में तनख्वाह मिल जाएगी। तनख्वाह नहीं मिली आपको? तो पता है ना, बच्चों की फीस भरनी है। उनकी स्कूल टीचर ने आज साफ साफ चेतावनी दे दी है कि अगर कल फीस नहीं लाई तो बच्चों को घर पर ही बिठा लेना। अब बताओ मैं क्या करूं? ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। 2 दिन बाद सेठ लाला साहब सबको तनख्वाह देता है। अरे हसीन, ये ले अपनी इस महीने की तनख्वाह। हाँ, सैयद साहब, ये तो बस 2000 हैं। मैंने तो इस महीने 3000 तक का काम किया है। हाँ, काम तो किया है, लेकिन तूने 1-1 घंटा आराम भी तो किया है। ये पैसे उसी आराम के काटे हैं। सैयद साहब, आपने तो कहा था 8 घंटे काम के महीने में 3000 मिलेंगे, और मैंने तो 8 घंटे काम किया और 1 घंटा आराम। अरे मुझे ज़्यादा हिसाब किताब ना समझा। ये 2000 रख, अगर चाहिए तो, और अगर नहीं चाहिए तो कहीं और काम ढूंढ ले। बेचारे हसीन के पास इन पैसों को लेने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। हसीन चुपचाप वो पैसे रख लेता है। रहीम, ये लो तुम्हारे हिस्से के। साहब, 2000 क्यों? मेरे तो पूरे 3000 बनते हैं ना। मैंने तो कोई छुट्टी भी नहीं की और ना ही कोई आराम। मैंने तो अपना सारा काम वक्त भर किया है। पर सैयद वक्त पर तो किया है, पर इस वक्त बाजार में लकड़ियों का दाम काफ़ी सस्ता हो गया है। इस वजह से अभी तुम्हें भी तनख्वाह कम ही मिलेगी, जब तक लकड़ियों का दाम नहीं बढ़ता। रहीम, ये लो तुम्हारे हिस्से के। साहब, 2000 क्यों? मेरे तो पूरे 3000 बनते हैं ना। मैंने तो कोई छुट्टी भी नहीं की और ना ही कोई आराम। मैंने तो अपना सारा काम वक्त भर किया है। हाँ, वक्त पर तो किया है, पर इस वक्त बाजार में लकड़ियों का दाम काफ़ी सस्ता हो गया है। इस वजह से अभी तुम्हें भी तनख्वाह कम ही मिलेगी। साहब, बात तो 3000 की हुई थी ना। अब 2000 में मैं कैसे घर चलाऊंगा? बच्चों की स्कूल की फीस भी भरनी है। सैयद साहब, इस बार आप पूरे पैसे दे दीजिए। 2000 ही मिलेंगे तुझे। यहाँ काम करना है तो कर, वरना कहीं और काम ढूंढ ले। बेचारे रहीम के पास इन पैसों को लेने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। अरे भाई, ये सैयद लाला साहब नंबर 1 के बेईमान इंसान हैं। सारे पैसे अपनी जेब में भर लेता है और बहाने बनाता है कि लकड़ियों के दाम सस्ते हो गए हैं।
देख लेना, हम गरीबों की किसी न किसी दिन इसे जरूर सजा लगेगी। नहीं हंसिन, ऐसे नहीं कहते। वो हमारे अन्नदाता हैं। अरे काहे के आनंददाता, काम के पूरे पैसे तो देता नहीं है। पूरे महीने मेहनत करके भी क्या मिलते हैं, बस ये 2000। इसमें घर खर्च कैसे चलाएं? ऐसे तो हम कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। और हम कर भी क्या सकते हैं हंसीम? हमें लकड़ी काटने के सिवाय और कोई काम कहाँ आता है? और कोई काम खोलना भी चाहे तो उसके लिए हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? अब जो भी हो, हमारा तो बस यही सैयद लाला साहब ही सहारा है। कुछ देर बातें करने के बाद वो अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। जी, आ गए आप? कितनी तनख्वाह मिली है? फातिमा, इस बार सैयद साहब ने बस 2000 ही दिए हैं। बस 2000? इतनी में कैसे घर चलाएंगे? बच्चों की फीस में ही 2000 निकल जाएंगे, फिर 1500 में क्या करेंगे? अब मैं क्या कहूँ फातिमा, अब तुम्हें इसी में गुजारा करना होगा। तुम सबसे पहले बच्चों की फीस भर देना, उसके बाद बाकी का मैं देखता हूँ। अरे आप क्या देख लेंगे? सैयद साहब से पूरे पैसे तो मांगे ही नहीं गए आपसे। नहीं फातिमा, मैंने सैयद साहब से पैसों के लिए कहा था, पर सैयद साहब ने साफ इनकार कर दिया और कहा ये लेना है तो लो, वरना कहीं और काम ढूंढ सकते हो। मैं सोच रहा हूँ कि लकड़ी काटने के बाद मैं कहीं और भी काम ढूंढ लूँ। सैयद साहब के यहाँ से काम करने के बाद मैं दूसरी जगह पर काम किया करूँगा, उससे कुछ ज़्यादा आमदनी हो जाएगी। आज ही मैं सैयद साहब के यहाँ पर काम करने के बाद और भी जगह काम ढूंढने जाऊँगा। इतना कहकर रहीम काम पर निकल जाता है और जैसा कि रहीम ने कहा था, वो लाला साहब के यहाँ काम करने के बाद काम की तलाश में निकल जाता है। रहीम पूरे गांव में काम ढूंढता है, दुकान दर दुकान जाकर लोगों से काम मांगता है, मगर हर जगह रहीम को महरूमी ही हाथ लगती है। आखिर थक हार कर रहीम वापस जाने लगता है। तभी वो देखता है कि अचानक बहुत सारी भैंसों का झुंड उसकी तरफ दौड़े आ रहा है। ये देखकर रहीम बहुत डर जाता है। वो इधर उधर देखता है तो उसे एक गार नजर आती है और वो गार में जाकर छुप जाता है। जब भैंसों का झुंड वहां से निकल जाता है, तब रहीम की जान में जान आती है। हे खुदा, आज तो बाल बाल बच गया मैं, वरना आज तो मैं इन भैंसों के पांव तले ही कुचला जाता। पर ये मैं कहाँ आ गया? रहीम ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी नज़र गार में रखी एक टोकरी पर पड़ जाती है। रहीम उस टोकरी के पास जाता है। ये टोकरी यहाँ पड़ी है, इसे मैं घर ले जाता हूँ, सामान रखने के काम आ जाएगी। रहीम जैसे ही उस टोकरी को हाथ लगाता है, गार में से एक आवाज़ आती है, रुक जाओ, इसे छूने की कोशिश मत करो। ये आवाज़ सुनकर रहीम एकदम पीछे हट जाता है। तभी गार में एक जिन जाहिर हो जाता है और वो रहीम से कहता है, तुम कौन हो और मेरी गार में क्या कर रहे हो? मुझे माफ़ कर दीजिए आप जो भी हैं, कुछ भैंसों का झुंड मेरे पीछे पड़ गया था और उनसे बचने के लिए मैं इस गार में आकर छुप गया और फिर मेरी नज़र इस टोकरी पर गई। माफ़ कीजिएगा, मुझे लगा यहाँ कोई नहीं है तो ये टोकरी किसी की नहीं होगी, इसलिए मैंने इसे छुआ। रहीम, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। मेरी नज़र एक बार भी जिस पर पड़ जाती है, मैं उसका तारीख अपनी खुली आंखों से देख सकता हूँ। पर आप हैं कौन और आप इतने अजीब क्यों दिखाई दे रहे हैं? आप अपना तारुफ दीजिए, कौन है आप? मैं एक जिन हूँ और मैं कई सालों से इस गार की हिफाजत कर रहा हूँ। ये गार मेरे पुरखों की है। इस गार में सिर्फ वही इंसान घुस सकता है जिसका मन बिल्कुल पाक हो। अगर तुम नापाक होते तो तुम इस गार में तभी नहीं घुस पाते। तुम एक सच्चे इंसान हो, इसलिए तुम इस गार में घुस पाए और इस टोकरी को छू पाए। अब तुमने इस टोकरी को छुआ है तो ये टोकरी तुम्हारी हुई। मुझे ये टोकरी नहीं चाहिए, मैं तो बस देख रहा था। डरो मत रहीम, तुम ये टोकरी ले जाओ। ये कोई आम टोकरी नहीं है, बल्कि ये एक जादुई टोकरी है। जादुई टोकरी? क्या ये वही जादुई टोकरी है जिसके बारे में हमारी दादी कहानी सुनाया करती थी कि किसी गांव में एक जादुई टोकरी हुआ करती थी और वो सबकी ख्वाहिशें पूरी करती थी? हाँ रहीम, ये वही जादुई टोकरी है। अब तुम इस टोकरी के मालिक हो। तुम इसके इस्तेमाल से अपनी हालत सुधार सकते हो। पर याद रखना, तुम जो भी चीज़ इस टोकरी में एक बार डालोगे, वही चीज़ तुम्हें बार बार इस टोकरी में डालनी होगी। इसके अलावा तुम और दूसरी कोई चीज़ इस टोकरी में नहीं डाल सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो इसका नतीजा तुम्हें ही भुगतना होगा। मेरी इस बात को हमेशा ध्यान में रखना और सोच समझकर बिना लालच के इस टोकरी में वही सामान रखना जिसकी तुम्हें ज़रूरत हो।
रहीम टोकरी को लेकर घर आ जाता है। फातिमा, ये देखो, ये मैं क्या लेकर आया हूँ। क्या लाए हो आप? बस ये एक टोकरी? सबसे पहले ये बताइए, आप तो काम की तलाश में गए थे ना, तो कोई दूसरा काम मिला कि नहीं? नहीं। अरे फातिमा, मेरी पूरी बात तो सुनो, ये कोई ऐसी वैसी टोकरी नहीं है, बल्कि ये एक जादुई टोकरी है। रहीम फातिमा को वो सारे वाक़ये के बारे में बताता है जो उसके साथ हुआ। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब है कि इस टोकरी में हमें कोई ऐसी चीज़ डालनी होगी जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो? हाँ फातिमा, हमें सोच समझकर ही इसमें कोई चीज़ डालनी होगी। रहीम थोड़ी देर सोचता है, फिर उसका ध्यान उन लकड़ियों पर जाता है जो एक बार उसने फातिमा को रखने को दी थीं। फातिमा, तुम्हें याद है, एक बार मैं जंगल में लकड़ियाँ काटने गया था तो मुझे एक चंदन की लकड़ी मिली थी और वो मैंने तुम्हें लाकर दे दी थी। हाँ, दी तो थी। तो तुम वो लकड़ी ले आओ, हम उस चंदन की लकड़ी को ही इसमें डालेंगे और उस लकड़ी से अपना एक कारोबार शुरू करेंगे। फातिमा चंदन की लकड़ी को ले आती है और उसे टोकरी में डाल देती है। वो जैसे ही चंदन की लकड़ी उस टोकरी में डालते हैं, उसमें कई सारी लकड़ियां आ जाती हैं। अरे वाह, ये तो चमत्कार ही हो गया। ये देखिए, कितनी सारी चंदन की लकड़ियां हो गई। अगर आप इसे बेचेंगे तो इससे काफी अच्छे पैसे मिलेंगे। हाँ फातिमा, मैं कल सुबह बाजार जाकर इन्हें बेच आऊंगा और जो पैसे मिलेंगे उससे हम अपने मुनीर और सानिया के स्कूल की फीस भर देंगे और बाकी बचे पैसों को संभाल कर रख लेंगे। अगले दिन रहीम सैयद लाला साहब की यहाँ काम पर ना जाकर चंदन की लकड़ियों को बेचने के लिए बाजार की तरफ निकल पड़ता है। वहाँ रहीम चंदन की लकड़ियों को बहुत ही कम दामों में बेचता है, जिसकी वजह से आम लोगों के साथ साथ बड़े ताजिरों ने भी रहीम से चंदन की लकड़ियाँ खरीदी। लकड़ियों को बेचकर रहीम को काफ़ी अच्छे पैसे मिले। पैसों को लेकर रहीम घर आ जाता है। ये देखो फातिमा, इन लकड़ियों को बेचकर मुझे कितने सारे पैसे मिले हैं। ये लो कुछ पैसे, इससे तुम कल मुनीर और सानिया के स्कूल की फीस भर देना। अच्छा, तो मैं काम पर जाता हूँ। अरे, आपके पास तो अब ये जादुई टोकरी है, तो अब आपको सैयद लाला साहब के यहाँ काम करने की क्या ज़रूरत है? हाँ फातिमा, मैं सैयद लाला साहब के यहाँ काम पर नहीं जा रहा, बल्कि मैं तो वहाँ पर जो काम कर रहे बाकी के लकड़हारे हैं उन्हें ये खुशखबरी देने जा रहा हूँ, क्योंकि सैयद लाला साहब से मेरे साथ साथ वो लकड़हारे भी बहुत परेशान थे। इसलिए अगर मेरा भला हो रहा है तो क्यों ना मैं उन सब का भला करूं। वो सब बहुत ईमानदार लकड़हारे हैं, वो सब बहुत मेहनत से काम करते हैं, मगर लाला साहब ने कभी भी उनको उनकी मेहनत के सही पैसे नहीं दिए। इसलिए मैंने सोचा है क्यों ना मैं उन्हें अपने इस काम में शामिल कर लूं। हाँ जी, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अगर आप सब लोग इकट्ठे मिलकर काम करेंगे तो हम सब बहुत जल्दी ही तरक्की हासिल कर लेंगे।